हेलो एंड वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। रिसेंटली जो केएस का एग्ज़ाम हुआ है 2024 केएस का, उस एग्ज़ाम को हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जो कल का पेपर है जीएस का, उसमें जो भी क्वेश्चंस मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं, जो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है पिछले एक दो साल में, और जो क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे भी देखेंगे जो आप सिर्फ कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, और कैसे क्वेश्चंस एक अच्छे एस्पिरेंट को छोड़ने चाहिए उन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। देखो, अगर आप ये चीज़ समझ लेते हो कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो आपके लिए काम जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है प्री निकालने का। ठीक है, इस पेपर में आपके लिए जो टास्क है वो ये नहीं है कि आपको इस पेपर में बहुत नंबर स्कोर करने हैं। आपको तो ये बस क्वालिफाई करना है प्री मेंस में बैठने के लिए। तो आपको अपनी अप्रोच वो भी ऐसी रखनी चाहिए कि आप नेगेटिव नेगेटिव जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा मत करो। ठीक है, गलत क्वेश्चन ज़्यादा मत करो। उन क्वेश्चंस को ज़्यादा टारगेट करो जो जिन क्वेश्चंस की सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर जो श्योर शॉट आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ए सेट मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। मैच द फॉलोइंग कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर रैंक्स एज पर द टोटल टैली इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। ठीक है, साथ में हम डिफिकल्टी लेवल भी क्या है इस एग्जाम का वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और क्या कट ऑफ रह सकता है, जो पिछले 2-3 साल से हम ट्रेंड्स देख रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है। तो पेरिस ओलंपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, और ये पूछा है कि आप इन कंट्रीज को अरेंज करो इनकी मेडल टैली के हिसाब से, किसको ज्यादा मेडल मिले किसको कम मेडल मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन आप तभी देखो, मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन गलत उन लोगों का हुआ है जिन्होंने चाइना को रैंक 1 दिया है। क्योंकि आप हमेशा ये सुनते हो कि भाई चाइना जो है वो सबसे ज्यादा मेडल्स लेता है। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों ने ये गलती की है कि चाइना को रैंक 1 दे दिया है। लेकिन 2024 की इस टैली में जो रैंक 1 है वो यूएसए का है। यूएसए का रैंक 1 है और चाइना का रैंक 2 है। अगर आपको ये बात पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आप वो स्टेटमेंट को मार्क करो जहां पे चाइना का रैंक 2 है। ठीक है, और वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जहां पे चाइना का रैंक 2 है, स्टेटमेंट ए। ठीक है, अब देखो, अ, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे ये सारे रैंक्स आपको याद होने चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं या एशियन गेम्स होती हैं, जितनी भी गेम्स होती हैं वहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड तक याद रखते हो, ये पूरी सीरीज याद रखना मुश्किल बात है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कैटेगरी में ही गिनूंगा। इजी तो नहीं है ये, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स फॉलो किया है तो इस क्वेश्चन को कर सकते थे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ब्रिक्स के ऊपर। द ब्रिक्स समिट 2024 का जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो रशिया ने होस्ट किया था। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा है करंट अफेयर तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ब्रिक्स समिट 2024 का रशिया ने ही होस्ट किया है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट में मोटो पूछ रहा है वो, कि जो ब्रिक्स समिट 2024 का मोटो था वो था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये भी ठीक है, इसका यही थीम था। थीम कहो या मोटो कहो, यही थीम था ब्रिक्स 2024 का, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म एंड जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अच्छा, आंसर की में जो आंसर दिया है इसका, वैसे तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, आंसर की में आंसर दिया है बी। ठीक है, जिसका मतलब है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर रीजनिंग जो है वो पहले वाली स्टेटमेंट का आंसर होना, मतलब पहली जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसका जो मतलब है वो सेकंड स्टेटमेंट में आपको दिखना चाहिए, वो असर्शन रीजनिंग का मतलब होता है। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट में हम बताया कि जो ब्रिक्स समिट है वो होस्ट हो रहा है रशिया में। दूसरी स्टेटमेंट में हम बात कर रहे हैं उसके मोटो के बारे में। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि ये आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है ए का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ये होना चाहिए डी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसमें डाउट है। अब मुझे नहीं पता है कि ये कैसे उन्होंने ये आर को कैसे, क्योंकि असर्शन और रीजनिंग में जहां तक हम देखते हैं यही होता है कि जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट उसी की वजह से वो जस्टिफाई होता है, तभी हम उसको बोलते हैं कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब अगर सबमिट रशिया में हो रहा है, उसका उसके मोटो के साथ क्या लेना देना है। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी सी।
इन दो ऑप्शंस के बीच में इसकी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो अगर किसी ने बी या डी में से मार्क किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द जनरल इलेक्शंस इन फॉलोइंग एशियन कंट्रीज इन 2024 इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 5 कंट्रीज दी हैं और इन 5 कंट्रीज के आपको पूछा है कि भाई इनके इलेक्शंस को, जनरल इलेक्शंस जो इनमें हुए हैं उनको आप अरेंज करो कि पहले कहाँ पे हुआ, बाद में कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ। ठीक है, अगर आपके इमीडिएट नेबर्स के भी पूछे होते तो भी चलो मैं मानता कि आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल, एग्जाम में ये क्वेश्चन करना आसान काम नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि कौन से महीने में कौन सी कंट्री में इलेक्शंस हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को करना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है, अनलेस आपको बिल्कुल याद है सारी चीजें। यहां पे तुक्का मारना बिल्कुल बेवकूफी है, इस क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, वैसे इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का सी। ठीक है, आंसर की के हिसाब से इसका आंसर है सी। तो सबसे पहले पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, उसके बाद इंडोनेशिया में, उसके बाद कुवैत में, उसके बाद इंडिया में, एंड देन जॉर्डन में लास्ट में इलेक्शन हुआ। ठीक है, हाँ सेकंड का मैं बता रहा हूं आपको कि बी या डी में से कुछ होना चाहिए। किसका? ये इंडिया जो है 4th नंबर पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स हेल्ड इन ईयर 2024 इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन ये क्वेश्चन भी करना इजी नहीं है, आपको ये सारी सबमिट्स, इनकी डेट याद होनी चाहिए प्रॉपर। अगर तो आपको इनकी डेट्स याद हैं सब सबमिट्स की, तो ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, और इन सब सबमिट्स की डेट याद करना इजी नहीं है। ठीक है, तो इसको भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मानेंगे और आप इस क्वेश्चन को आई गेस आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, वैसे इसका आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements about Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation are correct? ठीक है, AP एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन के ऊपर क्वेश्चन आया। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक में ये कॉन्फ्रेंस होती है 2018 में जो है पहली बार हुई थी, उसके बाद 2024 में इंडिया में हुई है। ठीक है, सिविल एविएशन सेक्टर को कैसे हमें बढ़ाना है, कैसे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, उसके रिलेटेड ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है। ठीक है, इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट जो है वो इंडिया में है, तो इसलिए पिछले साल का करंट अफेयर है ये, इसलिए इन्होंने पूछा हुआ है। तो अगर तो आपने ये पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही मैं इसको बोलूंगा। ठीक है, फर्स्ट एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजिंग में 2018 में, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में 2024 में, जिससे हमने दिल्ली डिक्लेरेशन की बात की थी। दिल्ली डिक्लेरेशन की बात जहां पे हमने की थी। उसके बाद द सेकंड कॉन्फ्रेंस वाज को होस्टेड बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ, बिल्कुल ठीक है। जो सेकंड ये कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ICAO ने भी पार्टिसिपेट किया था और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी पार्टिसिपेट किया था, स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2030 में कहां होगी, इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैंसर, देखो ये जो ए सेट है इसमें जो स्टार्टिंग वाले 10-15 क्वेश्चन है ये ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो अभी घबराओ मत, आगे आपको इजी क्वेश्चंस दिखाई देंगे। कैंसर मून शूट इनिशिएटिव, देखो ये क्वेश्चन भी वही कर सकता है जिसने करंट अफेयर पढ़ा है। किसका इनिशिएटिव है ये? क्वाड का इनिशिएटिव है, क्वाड कंट्रीज का इनिशिएटिव है। और अगर आपको क्वाड पता है कौन कौन सी कंट्री की ग्रुपिंग है, USA की, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन मैं इसको मानूंगा, क्योंकि ये काफी न्यूज में था, लास्ट ईयर काफी न्यूज में था कि IIT जो है अपना रिसेंटली एक ओवरसीज कैंपस खोलने जा रहा है। दूसरा इंडिया में ये दूसरा ओवरसीज कैंपस होगा इसी IIT का, और ये अबू धाबी में खुलने जा रहा है। तो अगर आपने ये न्यूज़ को फॉलो किया है तो ये क्वेश्चन इज, मैं तो इसको इजी मानूंगा क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था ये,
और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी नहीं हुई। अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो इसको कर सकते थे। आंसर इसका बी है। ठीक है, उसके बाद देखो, which of the following statements about development of semiconductors and display manufacturing ecosystems in India are correct? ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स के ऊपर हमारी काफ़ी बात चलती है। सेमीकंडक्टर्स जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए सरकार ने पॉलिसी भी बनाई है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। और देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट्स, 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस प्रोग्राम। बिल्कुल सही बोल रहा है, 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स जो हैं इस प्रोग्राम के अंदर हम बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें से 2 यूनिट्स गुजरात में होंगे और एक असम में होगा। और ये फोर्थ स्टेटमेंट भी ठीक है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में जानकारी है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, फिर आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑल द 3 यूनिट्स विल बी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम, यहां से गलत हो गया। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 2 यूनिट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड इन गुजरात एंड 1 इन असम, यहाँ पे बोल रहे हैं कि तीनों के तीनों असम में होंगे, तो कॉन्ट्राडिक्ट, क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन है, यहां से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दीज यूनिट्स विल जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर 1 लाख। देखो ये बड़ी एब्सर्ड स्टेटमेंट है। कोई भी अगर आप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो तो वो एम्प्लॉयमेंट देने की बात तो करता ही है, बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं ज्यादातर, क्योंकि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किसी भी मिशन, किसी भी प्रोग्राम के द्वारा लिमिटेड ही होती है। अगर 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है तो 1 लाख बड़ा नंबर है। आप कॉमन सेंस से इतना देख सकते हो कि अगर कोई आपने प्रोग्राम लाया है उसके लिए 1 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देना ये मुश्किल बात है, ये इजी बात नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट आप यहां से कैंसिल कर सकते हो। जो बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट है, जो आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती, 1 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करना मुश्किल बात है। किसी इंडस्ट्री में भी 1 लाख बंदा डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं होता, इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं वो। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 4, डी आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो कर सकते थे। मॉडरेट क्वेश्चन ही, अभी तक हमें इजी क्वेश्चन कोई खास मिले नहीं है, तो पेपर का लेवल आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है इन बुक्स के बारे में और इनके ऑथर्स के बारे में जो बुकर प्राइज 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं, तो इसको कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम लोगों को इनके बारे में पता होगा। ठीक है, इतना डिटेल में किसी को बुकर प्राइज मिला है तो आप पढ़ते हो, पर कौन कौन सी नॉमिनेट हुई है, कितनी किताबें आप याद रखोगे, ऐसी कितनी चीजें आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी वाली बात थी। ठीक है, वैसे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर, इसका आंसर ए है। ठीक है, आपने किया है क्या ये? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट में इसको बोलूंगा, क्योंकि क्योंकि कानी शॉल आपने पढ़ा होगा कि कानी शाल जो है इसको जीआई टैग मिला और ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो कि फोर्थ का 1 ही आंसर, फोर्थ का 4th ही आंसर आएगा, तो आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। अब आपको इन दो के बीच में चूज करना है। ठीक है, और इसमें यहां पे आप देखो कि ये है नागालैंड, एक चीज नागालैंड से बिलोंग कर रही है, एक गुजरात से कर रही है और एक उड़ीसा से कर रही है। ठीक है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो भी जो इनके नाम हैं इनके बेसिस पे ना आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि नागालैंड में कैसा नाम होगा किसी चीज का। ठीक है, अब नागालैंड में ट्राइबल लोग रहते हैं तो कैसा नाम वो रखेंगे, गुजरात में कैसा नाम होगा, उड़ीसा में भी कैसा नाम हो सकता है। तो आप ये गेस वर्क, अगर आप ये चाके सांग जो आपको लग रहा है, अगर थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि ये चाइनीज है नाम, तो आप इसको नागालैंड के साथ जोड़ सकते हो। पर ये प्योर आपके इंटेंशन पे है कि आप कैसे सोच रहे हो और आपका दिमाग उस टाइम पे इतना काम कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से कर सकते थे। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो फिर तो आप कर ही सकते हो इसको। ठीक है, तो सेकंड का आंसर सेकंड फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड फर्स्ट के साथ बी में है तो आंसर इसका बी होगा। तंगालिया शॉल जो है ये गुजरात का है, और हबसपुरी साड़ी फेमस साड़ी है वैसे तो ये उड़ीसा की। आर्ट एंड कल्चर में और जीआई टैग्स में अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। इजी टू मॉडरेट ही मैं इसको गिनूंगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ है। संतोष मूवी रिसेंटली जो है ये मूवी न्यूज में थी काफी। ठीक है, क्योंकि ये ऑस्कर के लिए जो है वो फीचर की गई है रिसेंटली, इसीलिए न्यूज में थी। अब और इसको प्रीमियर किया गया था 77th केन्स फिल्म फेस्टिवल में 2024 में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। अब उसके बाद आप देखोगे कि ये ब्रिटेन की एंट्री है ऑस्कर में कि इंडिया की एंट्री है, और नॉर्मली लोग देखेंगे कि संतोष मूवी है, डायरेक्टर इसकी संध्या सूरी ही है, और ये भी
इंडियन नाम है संध्या सूरी, तो आप इसका आंसर जो है वो ये सोच के लगा दोगे कि भाई ब्रिटेन नहीं हो सकता इसका, बट ये गलत है। इसका जो ये मूवी जो है वो ब्रिटेन का ही नॉमिनेशन है टुवर्ड्स ऑस्कर, और ये इंडिया में बनी हुई मूवी, मतलब इसकी शूटिंग इंडिया में हुई है, पर इसकी प्रोडक्शन जो है, सारी प्रोडक्शन की टीम वो ब्रिटेन की ही टीम है। और ये जो संध्या सूरी हैं ये ब्रिटिश इंडियन हैं तो इंडियन ओरिजिन की, पर ब्रिटिश सिटीजन है ये। इसलिए एक तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है और ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, क्योंकि यहां पे लिखा है इज एन इंडियन डायरेक्टर। अगर ब्रिटिश इंडियन डायरेक्टर लिखा होता तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक होती। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन नहीं है ये, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक तो संतोष मूवी के बारे में आपको पता नहीं होगा, पता है भी तो फिर इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब ये देखो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हम पढ़ते हैं यूजुअली किसी भी एग्जाम के लिए, कौन कौन सी कंट्री के बीच में कहां कहां पे हुई है, और इस साल अगर ज्यादा आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इस साल मिलिट्री एक्सरसाइज कहां पे हुई है। ठीक है, तो काजिंद इंडिया कजाकिस्तान के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आप सबको पता है। ठीक है, बट इनने पूछा क्या है 2024 में कहां हुई, 23 में कहां हुई, 22 में कहां हुई, 21 में कहां हुई। तो पिछले 4 सालों में कहां कहां हुई है ये आपको पता होना चाहिए, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस साल वाली तो न्यूज में थी, ओली उत्तराखंड में हुई है, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये ठीक है। दूसरी वाली जो थी वो कजाकिस्तान में हुई थी, ओतर में, कजाकिस्तान में, ये भी ठीक है। पर जो थर्ड वाली थी वो उमरोई में हुई थी, ठीक है, इंडिया में, तो ये गलत हो गया। और फोर्थ वाली जो है आयशा बीबी कजाकिस्तान में हुई थी, तो ये थर्ड और फोर्थ जो है ये इनकरेक्टली मैच्ड है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जिसको इजी लग रहा है वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करे, उससे हम भी पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जेएंडके की टूरिज्म पॉलिसी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप थोड़ा कॉमन सेंस से कर सकते थे, ठीक है, पर उसके लिए एक शर्त है कि वो कॉमन सेंस आप में होनी चाहिए, और वो कॉमन सेंस होते हुए भी कभी कभी गलत कर देते हैं बच्चे, इसलिए कि पेपर में पैनिक कर जाते हैं बच्चे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेपर में पैनिक नहीं करना है, पेपर जितना चिल होके करोगे उतने ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो कैसे कर सकते थे देखो, अच्छा टूरिज्म पॉलिसी है ये, ठीक है, कॉमन सेंस से सोचो कि टूरिज्म पॉलिसी है तो टूरिज्म को प्रमोट करने की बातें तो उसमें होंगी, उसको कम करने की बातें थोड़ी होंगी। टू बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड ऑल सीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट, किसी भी टूरिज्म पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इसमें कुछ खराबी नहीं है कि मोस्ट प्रेफर्ड, अच्छी बात है ना, ये खराब थोड़ी है ये। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, आपको इतना लग रहा है अभी कॉमन सेंस से। टू प्रमोट ऑल काइंड ऑफ टूरिज्म अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, ये भी गोल हो सकता है कि भाई सब काइंड का टूरिज्म हम प्रमोट करना चाहते हैं, इसमें क्या खराब बात लग रही है आपको, तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टू प्रमोट सिटी वाइज इवेंट्स, सिटी वाइज इवेंट्स हम प्रमोट करें, कर ही रहे हैं अभी हम, ठीक है, डोडा में अलग टाइप के इवेंट्स, श्रीनगर में अलग टाइप के इवेंट्स, जम्मू में अलग टाइप के इवेंट्स, जहां पे जैसा टूरिज्म है उसको वैसा ही आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक लग रही है, वैसे तो ठीक ही है। फोर्थ स्टेटमेंट में देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, टू जनरेट इंप्लॉयमेंट, अभी पीछे भी हमने ये किया कि 75,000 पीपल पर ईयर हमने इंप्लॉयमेंट जनरेट करनी है, ये गोल भी थोड़ा सा एब्सर्ड है। 75,000 लोगों को एक साल में, सिर्फ टूरिज्म सेक्टर ही जेएंडके की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की नहीं, पूरे इंडिया की बात करें तो चलो हम माने भी कि 75,000 लोगों को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट देने की बात कर सकते हैं, पर सिर्फ जेएंडके में 75,000 लोगों को अगर इंप्लॉयमेंट सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से ही आ रही है, तो फिर हमारे जेएंडके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि थोड़ी सी अब्सर्ड है ये, बहुत ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया कि 75,000 लोग जो हैं वो, उनको हमें ये गोल बना लें अपना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या है इसका? बी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी टू, इजी तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन ही इसको बोल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 इज द थर्ड सच इलेक्शन इन लास्ट 1 डेकेड, पिछले 10 सालों में जो इस साल इलेक्शन हुआ 2024 का, वो पिछले 10 सालों का थर्ड ऐसा इलेक्शन है, तीसरा ऐसा इलेक्शन। कहां है देखो भाई, तीसरा इलेक्शन अगर ये होता, देखो नॉर्मली लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन है 5 साल के बाद तो होते ही हैं, है ना, तो 5 साल के बाद, एक डेकेड में 5 साल के बाद भी इलेक्शन कराओगे तो 2 इलेक्शन होंगे, और यहां तो कितने सालों से इलेक्शन हुआ ही नहीं था, तो यहां तो कम इलेक्शन हुए हैं, तो तीसरा कैसे? ये तो स्टेटमेंट आपको देख के ही लग रहा है कि भाई इधर तो 2019 के बाद तो इधर इलेक्शन ही नहीं हुआ है, पिछले 5-6 सालों में तो कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं है, और उससे पहले एक इलेक्शन हुआ था,
ठीक है, तो दूसरा इलेक्शन है ये, तीसरा तो नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरा देखो, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2025 इज द फर्स्ट इलेक्शन सिंस 1947 दैट हैज रिजर्व्ड सीट्स फॉर एससी एसटीज। कि भाई ये जो इस साल वाला इलेक्शन था, पहली बार ऐसा हुआ कि एससी और एसटीज के लिए असेंबली में रिजर्वेशन थी। पहले नहीं होती थी क्या? पहले भी होती थी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये तो पहले से ही है, तो इसमें नया कुछ नहीं है। ये भी गलत स्टेटमेंट है। बट ये क्वेश्चन जितने लोगों ने किया है सबको उसके मार्क्स मिलेंगे। इसकी रिप्रेजेंटेशन आप डाल देना। ऑप्शन कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें बोथ स्टेटमेंट्स को इनकरेक्ट बताया। ठीक है, अगर तो आपने ये क्वेश्चन किया होगा, या फिर सबको ग्रेस मार्क्स, जिस जिसने किया होगा उनको, या फिर सबको ही ग्रेस मार्क्स इसके मिल जाएंगे आई गेस। या तो इसको हटा ही देंगे वो। बेसिकली वो कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि क्वेश्चन को ही हटा देते हैं, उसको काउंट ही नहीं करते। तो किसी को ना उसका फायदा होगा ना ही उसका कोई नुकसान होगा। ठीक है इसकी रिप्रेजेंटेशन आप डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर डज इसरो प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट बेस मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इंडिया का जो पहला स्पेस स्टेशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं, कब हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसको? हाँ, इसरो का प्लान है 2028 तक उसको लॉन्च करने का। ठीक है, अगर आपको पता है तो कर सकते हो, नहीं पता है तो नहीं कर सकते। बट ये क्वेश्चन मैं इसको डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, ये काफी न्यूज में था कि स्पेस स्टेशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। अगर आपने मिशन इसरो के पढ़े हुए हैं तो आप ये कर सकते थे। उसके बाद है बृहत कथा मंजरी। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है बृहत कथा मंजरी, जिसमें चंद्रगुप्त टू के बारे में बताया हुआ है, गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे। किसने लिखी है ये? हाँ, चंद्रगुप्त टू के बारे में बताया गया है। तो आप, अगर आपको पता है बृहत कथा मंजरी के बारे में तो आप कर सकते हो। हरिसेना तो नहीं होगा, लाल देव भी नहीं होगा। फिर आप गुणाध्या और क्षेमेंद्र में से किसी को एलिमिनेट करना है। गुणाध्या ने भी एक ऐसी बुक लिखी है, पर उसका नाम बृहत कथा है, बृहत कथा मंजरी नहीं है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी है। तो अगर आप इतना डिटेल में पढ़ते हो, और नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे पास एंशिएंट इंडिया की, वहाँ पे ये कम देखने को मिलती हैं ऐसी चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल ही है ये, डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इसको मानूंगा। ये क्वेश्चन स्लाइटली इजी उन लोगों के लिए जिनके पास, जो कंसेप्चुअली चीज़ों को पढ़ते हैं, रट्टा नहीं मारते हैं, कंसेप्चुअली चीज़ों को समझते हैं, उनके लिए इजी क्वेश्चन है ये। कैसे, मैं बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गण संगाज। ठीक है, गणाज और संगाज। गणाज और संगाज आपने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा होगा, रिपब्लिक से ये। ठीक है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में जो हम महाजन पदार्थ पढ़ते हैं जब, तो हमने महाजन पदार्थ में पढ़ा कि ये ज्यादातर मोनैर्की थी यहाँ पे, मतलब किंग, एक किंग का रूल होता था। पर कुछ महाजन पद ऐसे थे जो कैसे थे, रिपब्लिक्स थे। पढ़ाया था ना मैंने, कुछ महाजन पद रिपब्लिक्स थे। ठीक है, और रिपब्लिक्स मतलब वो जो है डेमोक्रेटिकली लोगों को चुन के उनको रूल करने भेजते थे वहां पे। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो इसको कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द गनास वर लोकेटेड नियर हिमालयन फुट हिल्स। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है, ज्यादातर जो गनास थे ये हिमालयन फुट हिल्स पे लोकेटेड थे, ऐसे महाजन पद जो हिमालयन फुट हिल्स में थे। ठीक है, चाहे वो थोड़ा ईस्टर्न साइड पे या सेंट्रल इंडिया में जो हिमालयन फुट हिल्स पे थे, वहां पे हमें ऐसे रिपब्लिक्स देखने को मिलते हैं। सेंट्रल इंडिया में नहीं देखने को मिलते हैं ज्यादातर। द गनास हैड ग्रेटर विस्टीजेस इन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इनकी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ही थी ज्यादातर। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है ये। पावर इन गनास वर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ एन अरिस्टोक्रेसी। अब आपको पता होना चाहिए कि अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे एक ग्रुप ऑफ नोबिलिटी आपके ऊपर रूल करती है, उसको हम अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऐसा ही होता था इन रिपब्लिक्स में, ग्रुप ऑफ नोबिलिटी को चुना जाता था कि वो रूल करें वहां पे जाके। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, आप देखो एलिमिनेशन से कैसे कर सकते थे इसको। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द गनाज वर एसोसिएटेड विद वैश्यास। आप मुझे बताओ कि एंशिएंट इंडिया में आपने कब पढ़ा कि वैश्यास रूल कर रहे हैं? रूल कौन करता था? मोस्टली क्षत्रियास। अगर क्षत्रियास नहीं भी होते थे लोग, तो रूल जब करने आते थे तो अपने आप को क्षत्रिय ही बोलते थे। ठीक है, तो मोस्टली क्षत्रियास ही थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट तो आप सीधे सीधे ही गलत कर सकते थे। अगर ये आप गलत कर देते हो तो आपका ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको स्लाइटली इजी टू मॉडरेट बोलूंगा। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो ये, दिस इज इजी क्वेश्चन। ठीक है, इजी पीजी। आगे देखो, ये अलग अलग पॉटरीज हैं, हमने एंशिएंट इंडिया में पढ़ रखी हैं सारी पॉटरीज।
बताओ भाई कौन सी पॉटरी पहले आई थी, कौन सी पॉटरी बाद में आई थी। अगर सब पॉटरीज के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, अगर आपको ये पता है कि जो NBPW है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, इसको हम बोलते थे क्लाइमेक्स ऑफ पॉटरी, बोलते थे ना। क्लाइमेक्स ऑफ पॉटरी मतलब सबसे अच्छी पॉटरी भाई इस टाइम में हुई। तो ये बाद में ही हुई होगी तभी सबसे अच्छी है, पहले कैसे सबसे अच्छी होगी, है ना। तो इसका मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर लास्ट में हुई होगी, पर यहां पे सब में क्या है, लास्ट में ही है। ठीक है, फिर आप ये देखो कि क्या आपको फर्स्ट पता है क्या इनमें सबसे पहले कौन सी हुई होगी? पेंटेड ग्रेवियर कब हुई है? हैं? गैंगेटिक प्लेन्स में, जब आर्यंस ने इस तरफ मूव करना स्टार्ट किया ईस्टर्न साइड पे, उस टाइप का ये PGW कल्चर है, लगभग 1000 BC के बाद का। ठीक है, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी कब का कल्चर है? OCP कल्चर। OCP कल्चर कब का कल्चर है? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के ठीक बाद का कल्चर है ये OCP कल्चर। जब चालकोलिथिक कल्चर हम पढ़ते हैं, पोस्ट हड़प्पन कल्चर, तब ये OCP पॉटरी होती थी। तो सबसे पुरानी तो यहाँ पे यही होगी, अर्लीस्ट। ठीक है, तो आप देखो, ये देखो, अगर आपको सबसे पुरानी पता है तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। इसके बाद है ब्लैक एंड रेड वेयर, उसके बाद है पेंटेड ग्रे वेयर, और लास्ट में नॉर्दर्न। तो मैं इसको तो इजी टू मॉडरेट मानूंगा। ये उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो आपने रिवाइज अच्छे से नहीं किया। मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि कहीं से आसमान से क्वेश्चन टपक गया। ठीक है, IVC का क्वेश्चन है, देखो IVC का क्वेश्चन इतना सिंपल तो नहीं है, बट देखो यहां पे एक स्टेटमेंट को आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। द पीपल ऑफ IVC यूज्ड आयरन प्लोज। तो आयरन का यूज तो IVC में नहीं होता था कभी भी। तो एक स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट कर दी, ये और ये आपका नहीं हो सकता। अब आपको इन दो में से चुनना है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो दोनों में है, तो मतलब फर्स्ट तो ठीक ही है, स्क्राइब्स होती थी सील मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, अब ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो जो है उसमें ब्रिक वॉल्स थी, यहां तक तो ये स्टेटमेंट ठीक है। एंड ए वाटर प्रूफ लेयर ऑफ द नेचुरल तार, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, आपने अपने नॉर्मल जो किताबें पढ़ी उसमें शायद ना पढ़ा हो, या नोट्स में भी नहीं पढ़ा हो। तो यहां पे आप थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते थे कि भाई अगर ग्रेट बात है तो हो सकता है वाटर प्रूफ हो। ठीक है, उनके पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज थी, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हो। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आप रिस्क लेते हो, गलत गलत भी हो जाएगा ये, तो ऐसे अगर मान लो 4 क्वेश्चन आपके पास है जहां पे आपने 2 में से एक चुनना है, तो 4 में से आप, आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई ना ठीक होने की, तो आप फायदे में ही रहोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ही हमेशा आपको रिस्क लेना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है वो 1 और 2 है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अशोकन रॉक एडिक्ट्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, पर ये वाला क्वेश्चन जो है ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा। कैसे? बोल रहा है कि अशोकन रॉक एडिक्ट्स में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। पहला, महामत्यास के बारे में बताया है। महामत्यास कौन होते थे? ऑफिशियल्स होते थे। ठीक है, परदेशिका, राजुकाज और युक्ताज के बारे में बताया है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे। तो यहां तक तो ये ठीक लग रहा है कि हाँ इनके बारे में तो बताया होगा। रेफरेंस टू सिटी एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय 6 कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स, ये थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, यहां पे आपको पता नहीं है कि क्या ये इतनी कमिटीज होती थी कि नहीं। और फोर्थ स्टेटमेंट, रेफरेंस टू पतिवेदकाज और पुलिस, ये स्पाई ऑफिसर्स होते थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 इसका सही आंसर है, बट इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट ही मानूंगा, ये इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, समझ गए। इक्तादारी सिस्टम पे ये क्वेश्चन इजी है। इक्ता वॉज अ टेरिटोरियल असाइनमेंट गिवन to the administrative officers and nobles in lieu of the services they performed for the state। देखो, इक्ता क्या होता था? टेरिटोरियल असाइनमेंट। टेरिटोरियल असाइनमेंट होती थी, जमीन का टुकड़ा दिया जाता था इक्तदार को। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ही होते थे वो, और नोबल्स को, और उसके बदले में वो क्या करते थे? सर्विस प्रोवाइड करते थे स्टेट को। तो ठीक स्टेटमेंट है ये। इक्ता जो होल्ड करता था उसको मुक्ति बोलते थे, इक्तादार भी बोलते थे उसको और मुक्ति भी उसको बोलते थे। ठीक है,
तो दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? ओरिजिनली इक्ता वॉज हेरिडिटरी, बस इतना ही पढ़ो, इससे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। इक्ता हेरिडिटरी थोड़ी था ओरिजिनली, वो हेरिडिटरी बनाया था बाद में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। पहले तो इक्तादारी हेरिडिटरी नहीं थी, ठीक है। जब इल्तुतमिश के टाइम पे आया तो हेरिडिटरी नहीं था ये सिस्टम। तो आंसर क्या होगा इसका? ओनली 1 and 2, ठीक है। इजी टू मॉडरेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉमन सेंस से अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि अकबर ने बहुत सारी चीजों की ट्रांसलेशन करवाई थी इनटू पर्शियन लैंग्वेज, हिंदू टेक्स्ट की, मैंने आपको बताया था, है ना। बहुत सारी हिंदू टेक्स्ट की ट्रांसलेशन उसने करवाई थी। क्या उसने अथर्ववेद, महाभारत, रामायण और गीता की ट्रांसलेशन भी करवाई थी? हाँ, करवाई थी, ठीक है। ये सब ट्रांसलेशन उसने करवाई थी इनटू पर्शियन लैंग्वेज। जहांगीर सेटअप एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो, बस इतना ही पढ़ो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब ट्रांसलेशन अकबर करा रहा है तो ट्रांसलेशन ब्यूरो भी तो उसी ने बनाया होगा, मतलब एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जिसका काम ही है ट्रांसलेशन करना, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पता है तो सेकंड स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाती है। तो आंसर क्या है इसका? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए भाई, किसने बोला था कि बहामनी जो है वहां पे उनके पास वेलर था, वो ज्यादा बहादुर थे। पर अगर हम देखें वेल्थ किसके पास ज्यादा थी तो विजयनगर के पास वेल्थ ज्यादा थी। किसने बोला था ये सारे लोग जो हैं, ये सारे के सारे लोग विजयनगर और बहामनी किंगडम के टाइम पे आए हैं, ट्रेवलर्स हैं ये, ठीक है। तो पर ये बोला किसने? ये फरिश्ता ने बोला है। पर आपको कैसे पता होगा? अब तो आपको ये सारी लोग क्या क्या बोल रहे हैं आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसको छोड़ सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है इसको छोड़ने में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में अष्ट प्रधान होते थे। अष्ट प्रधान मतलब 8 इंपॉर्टेंट लोग जिनको अलग अलग रोल दिए जाते थे, अलग अलग काम दिए जाते थे, ठीक है। पेशवा आपने सुना होगा, पर आपने ये सुना होगा कि पेशवा प्राइम मिनिस्टर होता था। बट ये प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है पेशवा की, बाद में आई थी। इनिशियली जो पेशवा था वो फाइनेंस एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन को ही संभालता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वो 1 के साथ मैच होगी, ठीक है। सेकंड, सरे नौबत, सरे नौबत हम बोलते थे कमांडर इन चीफ को, तो सेकंड थर्ड के साथ मैच होगी, ठीक है। सुरनवीस किसको बोलते थे? रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस को। और दाबिर किसको बोलते थे? मास्टर ऑफ सेरेमनीज को, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, ठीक है। अगर तो आपको कोई दो के बारे में इंफॉर्मेशन है, किसी भी, जो मैंने आपको नोट्स दिए थे मिडिवल इंडिया के, याद है आपको, जो मैंने पीडीएफ भेजा था, उसमें ये सारे लिखे हुए हैं। मैंने पेपर से पहले लास्ट दिन ये रिवाइज करके गया था मैं ऐसे ही, ठीक है। ये सारे वहां पे लिखे हुए हैं अष्ट प्रधान, तो कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। पर देखो अगर मैं इसको इजी तो नहीं बोलूंगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो ही कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ना तो बनता ही नहीं है किसी का भी, ठीक है। पर बच्चे तो इसको भी छोड़ के आए हैं, इसको भी गलत करके आए हैं। बैटल ऑफ पानीपत सबको पता है 1526 में, ठीक है। किस किस के बीच में हुई है? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा 1539 किस किस के बीच में हुई है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। बैटल ऑफ खानवा 1527 राणा सांगा के बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ कनौज 1540 शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जब वो भाग गया था यहां से बैटल ऑफ कनौज के बाद, ठीक है। सिंपल है। क्या आंसर बनेगा इसका? हाँ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगले देखो, डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, म्यूजिशियंस के कुछ नाम दिए हैं और बोला है कि भाई ये कौन से फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अब ये सब म्यूजिशियंस ना ही इतने फेमस हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन करना स्लाइटली डिफिकल्ट। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे, ठीक है। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, कोई म्यूजिक का फैन है और कर सकता है क्वेश्चन तो बहुत अच्छा।
अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा आंसर, इसका आंसर है डी। डी आंसर है उसका 26 का। 27 देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट 1853 का हमने पढ़ा है। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द सैलरीज एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा, हमने पता है कि 1784 का जो एक्ट था उसमें हमने कंपनी के जो काम थे उनको दो हिस्सों में बांट दिया था, है ना? एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने बनाया था, दूसरा कोर्ट ऑफ, हमने नहीं मतलब ब्रिटिशर्स ने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने बनाए थे, इन्होंने बनाए थे। अब ये बोल रहा है कि 1853 का जो एक्ट आया उसमें क्या बोला गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं और जो उनका सेक्रेटरी है उनकी सैलरीज को फिक्स करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी और उनको देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में ही बड़ी एब्सर्ड स्टेटमेंट है। क्यों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसलिए बनाया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नजर रखी जा सके, और अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नजर रखनी है तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपने बनाया उनकी सैलरीज अगर वही कंपनी फिक्स करेगी तो फिर तो वो उनकी बात सुनेंगे ना। समझ रहे हो? उनकी इंडिपेंडेंस थोड़ी रही फिर। तो ये स्टेटमेंट इसलिए एब्सर्ड है। और 1853 में हम क्यों कंपनी को ये पावर देंगे? सरकार क्यों 1853 आते आते तो सारी पावरें छीन ली गई थी कंपनी से, तो ये पावर क्यों देगी? ये एब्सर्ड स्टेटमेंट। इसीलिए ये स्टेटमेंट आप कॉमन सेंस से अगर आपने पढ़ा, लेकिन देखो यहां पे कॉमन सेंस वही इंसान यूज कर पाएगा जिसने ये सब एक्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है और इनके पीछे का कंसेप्ट उसको पता है, वही ये कर सकता है। समझ रहे हो? फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिड्यूस, थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। नहीं नहीं सॉरी, थर्ड नहीं गलत है, कौन सी गलत? फर्स्ट गलत है ना? तो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको नहीं भी हो पता तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में रिड्यूस कर दिए 24 से 18, उनमें से भी 6 को कौन को नॉमिनेट करता था? क्राउन नॉमिनेट करता था। ठीक है, तो ऐसे कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बट कॉमन सेंस यहाँ पे बिल्कुल ऑर्डिनरी मैन की कॉमन सेंस नहीं है, इट इज द कॉमन सेंस ऑफ एन यूपीएससी एस्पिरेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, पढ़ते ही हैं हम सब, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर बच्चों ने ये क्वेश्चन भी गलत किया। हाँ, मैंने स्पेशली जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बताया था वहां पे बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है नागपुर सेशन, स्पेशल सेशन कांग्रेस का बुलाया गया था नागपुर में, तब हमने उसके रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। और इन्होंने क्या बोला है? इलाहाबाद के सेशन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपकी गलत हो जाती है तो आप इसको कर सकते हो। कितना अच्छा उन्होंने आपको एलिमिनेशन का तरीका दिया हुआ है, बाकी स्टेटमेंट पढ़नी ही नहीं है आपको। ठीक है, पर उसके लिए आपको रिवीजन तो चाहिए ना, अच्छे से रिवाइज किया है अगर अच्छे से तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को। उसके बाद देखो लखनऊ पैक्ट, अनदर सिंपल क्वेश्चन। बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, जॉइंट लीग कांग्रेस स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, दोनों साथ में आए थे पहली बार, लीग और कांग्रेस। ठीक है, इट डिमांडेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट आपको ठीक लग रही है कि ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मांग रहे थे और डोमिनियन स्टेटस? अभी तक इंडिया डोमिनियन स्टेटस ही तो मांग रहा था 1916 तक। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916। अभी तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे हम। कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब मांगी हमने? 1929 में, लाहौर सेशन, है ना? यहां पे तो नहीं मांगे, तो यहां पे मतलब डोमिनियन स्टेटस ही मांगेंगे और क्या मांगेंगे? तो दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। यहां तीसरी स्टेटमेंट पढ़ो, इट डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन बोथ इंपीरियल एंड, अरे यही तो गलती की थी कांग्रेस ने, जिसके बारे में आपको बताता हूं कि कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मुस्लिम लीग का सेपरेट इलेक्टोरेट वाली चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हमें आपके सेपरेट इलेक्टोरेट दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या बोल रहे हैं? इट डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। ठीक है, लखनऊ पैक्ट वाज सीन एज ए बीकन ऑफ होप। भाई ये होप थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, हाँ थी ही। ठीक है ना? तो
ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं, ये ओनली वन, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर पाते आप, इसलिए सारी स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई। तो कितनी करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है, समझ में आया। अच्छा चलो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है कैबिनेट मिशन प्लान, अगर आपने क्रोनोलॉजी पढ़ी है, पढ़नी ही चाहिए आपको। 1946 अगस्त ऑफर 1940, विवल प्लान 1945, सीआर फार्मूला 19, सीआर फार्मूला 1944 है कि 1945 है, ये देख लेना एक सेकंड। हाँ हाँ 45 में ही है, तो इसीलिए यहां पे देखो कंफ्यूजन क्या है, ये तो आपको पता है कि अगस्त ऑफर सबसे पहले होगा, ठीक है, अगस्त ऑफर के बाद अब वेबल प्लान आएगा कि सीआर फार्मूला आएगा, ठीक है, तो ये सीआर फार्मूला पहले है और वेबल प्लान बाद में, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, क्या होगा, सबसे पहले थर्ड आएगा, हाँ सी आंसर है इसका, 2, अरे सी कैसे है, सबसे पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, हाँ डी आंसर है इसका, ठीक है। चलो आगे, रामसर साइट्स वेटलैंड्स और कौन सी स्टेट में है? देखो ये क्वेश्चन अगर आपको याद है, आपने पढ़े हैं रिसेंट रामसर साइट्स, तो कर सकते हो, बट अगर नहीं भी पता है तो नहीं भी पढ़े हैं तो भी एक ट्रिक से कर सकते थे। अगर आपको ये पता है कि ये जो भोज, भोज एरिया कहाँ पे है, इसके बारे में अगर आपको पता है तो, भोज किंगडम हुआ करती थी पहले इधर मध्य प्रदेश में, ये जो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अगर आपने ये भी ढंग से गाना सुना है और फिर इस गाने को रिसर्च किया थोड़ी इस पे, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर आपको सिर्फ पहली स्टेटमेंट पता है तो फर्स्ट का 3 आप कर सकते थे, बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको मैं इजी नहीं बोलूंगा, जिसको पता है भोज कहाँ पे है वो कर सकता है, जिसको नहीं पता है वो तो अगर उसने पढ़े हैं ये तो ही कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्राइबल्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ट्राइबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का भी, स्टेट पीएससी का भी। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन होते हैं भाई, 75 पीवीटीजीज हैं, ठीक है, मोस्ट वल्नरेबल ऑफ द ट्राइबल्स इन इंडिया। अब ये पूछ रहा है कि अंडमान एंड निकोबार में इनमें से कितने पाए जाते हैं। अगर आपने ट्राइबल्स के बारे में थोड़ा भी पढ़ा, आपको ये पता होना चाहिए चेंचू जो है ये अंडमान निकोबार में नहीं, इंडिया में मिलते हैं, मेनलैंड इंडिया में, आंध्र प्रदेश में चेंचू, बाकी सारे के सारे ये जरावा, सेंटिनलीज, ओंजे, शोम्पेन, ग्रेट एंडमानीज, ये सब अंडमान एंड निकोबार में मिलते हैं हमें, ठीक है। बेसिकली उन्होंने इसलिए नहीं ये क्वेश्चन दिया है कि आपको सबका पता, उन्होंने ये पता होना चाहिए, उन्होंने इसलिए दिया है कि आपको चेंचू के बारे में पता है कि नहीं, अगर चेंचू के बारे में पता है तो कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन है, कौन सा साइक्लोन कहां पे आया है, इसका आंसर है 2 एंड 3, फर्स्ट एंड, ये मैच सही नहीं है, बेरिल और माल, अगर आपको पता है इनके बारे में तो भी तो ही कर सकते थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का, बेसिक ज्योग्राफी का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ो, फर्स्ट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये है असर्शन रीजनिंग, यहां पे आप बोल सकते हो कि कौन सा किसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नियर द इक्वेटर, अब इसको ध्यान से पढ़ो, एक ही बार पढ़ने से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नियर द इक्वेटर द वार्म राइजिंग एयर दैट रिलीजेस लेटेंट हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलस टावर्स इज बिलीव्ड टू प्रोवाइड द एनर्जी दैट ड्राइव्स द हेडली सेल। हेडले सेल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर के ऊपर ही बनता है, ठीक है। इक्वेटर में वार्म एयर राइज करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हीट रिलीज करता है, वो हीट रिलीज करेगा और लो प्रेशर बनेगा और ज्यादा वार्म एयर राइज करेगी, उसी की वजह से आपका क्या होता है, ये हेडले सेल आपका बनता है। तो इधर तक तो ठीक है ये। एज द फ्लो अलोफ्ट मूव्स पोल, जैसे ये हवा पोल्स की साइड मूव करना स्टार्ट करती है, द एयर बिगिंस टू सबसाइड इन ए जोन 20 to 35 डिग्री लैटिट्यूड। क्या ये हवा पोल तक चली जाती है? जब हमने हेडले फेरल और ये सेल पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि यहां से हवा राइज कर रही है, यहां जा रही है और यहां पे कहीं सबसाइड कर रही है, पढ़ा था ना ये। तो मतलब हवा जो है वो सबसाइड कर जाती है 25 से 35 के बीच में, और ये सबसाइड क्यों करती है वो अगली स्टेटमेंट में पढ़ोगे, कोरियोलिस फोर्स की वजह से।
ठीक है, पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई। एज अपर लेवल flow moves away from the stormy equatorial region, radiation cooling becomes the dominant process. As a result, the air cools. देखो दो रीजन, एक तो जैसे ही हवा ऊपर जाती है, ऊपर जैसे हवा जाती है तो ऊपर जाते जाते हवा का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। हवा का टेम्परेचर कम होगा, हवा डेंस हो जाएगी और फिर वो सिंक करेगी, डेंस हवा सिंक करेगी, नीचे आएगी। तो एक रीजन तो ये है कि यहाँ पे 25 से 30 के बीच में जो हवा नीचे आती है, क्योंकि ऊपर जाके वो ठंडी हो गई है, अब वो डेंस हो गई है, इसलिए नीचे आ रही है। एक रीजन तो वो है। दूसरा रीजन, तो ये एक रीजन है, रीजन वन, ठीक है। दूसरा रीजन द कोरियोलिस फोर्स, आगे पढ़ने की भी चलो पढ़ लो, क्या पता आगे कुछ हो लिखा। कोरियोलिस फोर्स बिकम स्ट्रॉन्गर विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अच्छा, ये हमने पढ़ा है कि कोरियोलिस फोर्स जैसे जैसे इक्वेटर से हम मूव करते जाएं, वैसे वैसे, जैसे कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे जीरो होती है, और जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ में मूव करेंगे तो वो बढ़ती जाएगी, वही तो लिखा है इधर। कॉजिंग द पोलवर्ड मूविंग अपर एयर टू बी डिफ्लेक्टेड into the west to east flow by the time it reaches 30 degree latitude. This restricts the poleward flow. ये restrict करता है कि पोल तक हवा नहीं जाती है, बीच में ही नीचे बैठ जाती है। As a result, general subsidence occurs in the zone between 20 to 35 degree. तो दोनों रीजंस इसके ठीक हैं, पहला असर्शन भी ठीक है, उसके रीजंस भी ठीक है। ठीक है, तो आंसर इसका सी होगा, असर्शन ए इज करेक्ट, रीजंस आर एंड टू आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे। ये देखो, अगर आपने वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़े हैं तो आप बता सकते हो कि क्या इन्होंने सही, देखो इनने ये जो बोला है, ये बोल रहे हैं कि ये ट्रॉपिकल सवाना है। पहली बात तो ये कि ट्रॉपिकल सवाना क्या है भाई, दे आर द ग्रास लैंड्स। ठीक है, ट्रॉपिकल सवानास बेसिकली बड़े बड़े ग्रास लैंड्स होते हैं। ठीक है, और ये ग्रास लैंड्स हमें अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इस एरिया में हमें ट्रॉपिकल सवानास देखने को मिलते हैं, इस एरिया में नहीं देखने को मिलते जहां इन्होंने बनाया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला मैच गलत है। दूसरा क्या है, ये इस एरिया में बोल रहा है कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। कोई भी मार्जिन होगा ना, जहां पे मार्जिन, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो, वहां पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हमें देखने को नहीं मिलता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हमें यहाँ पे सेंटर में कहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे कहीं देखने को मिलता है। तो दूसरा भी क्या है, गलत। तीसरा बोल रहा है कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पे देखो ये गोबी डेजर्ट यही है, अगर आपको गोबी डेजर्ट के बारे में पता हो तो ये कोल्ड डेजर्ट है, तो तीसरा ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे हॉट डेजर्ट है, ये पूरा है ऑस्ट्रेलिया ही डेजर्ट वाला एरिया है, ये नॉर्थ वाला हॉट डेजर्ट यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, तो ये भी ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, पर स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन नहीं। अगर आपको क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में नॉलेज है तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से हो जाता था ये क्वेश्चन। पहले मेरे को ये बताओ, आप यहां पे स्टेटमेंट्स पढ़ो। ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलर कमर्शियल वेराइटीज ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जितनी भी कमर्शियल वेराइटीज हैं सिल्क की, वो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती हैं। इंडिया जाना जाता है पहले से सिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो ये स्टेटमेंट तो आपको ठीक ही लग रही है ना। इस स्टेटमेंट कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही। कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, तमिलनाडु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क। अब इन दोनों में से एक ही ठीक होगा, ये दोनों स्टेटमेंट्स तो ठीक नहीं हो सकती ना। ऑप्शंस में देखो, एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जो चारों में है, कौन सा है, एक ऑप्शन चारों में दिख रहा है, सेकंड। तो मतलब सेकंड हर हाल में क्या है, तो सेकंड ठीक है, तो फिर थर्ड क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो आपका थर्ड गलत है, तो बी भी गलत और सी भी गलत। अब आपको बस ये देखना कि ये फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। क्या इंडिया की जो सिल्क इंडस्ट्री है उसका कंपटीशन इटली और जापान के साथ है कि नहीं, इटली और जापान में सिल्क होती है कि नहीं होती, होती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हो जहां पे आपने दो स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर, दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और अब आप दो ऑप्शंस के बीच में खेल रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। भाई लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस का और इन सब का आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको अरेंज कर पाओगे। ठीक है, छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, जिसको आता है वो ये क्वेश्चन कर सकता है, बट स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार? इजी क्वेश्चन, इजी इसलिए कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, कम से कम उनका तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहां कहां बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, तो म्यांमार के साथ कौन कौन सी स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं? अरुणाचल प्रदेश करती है, नागालैंड करती है, मणिपुर करती है, मिजोरम करती है। ठीक है, तो त्रिपुरा नहीं करती। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, 2, 3, 4 इसका सही आंसर होगा। सी आंसर है इसका। ज्योग्राफी क्वेश्चन है, सिंपल, अगर आपने मैपिंग की है तो। पिछला वाला बी। ठीक है, चलो आगे चलो। ये आइलैंड्स लोकेशंस और ज्यादातर वॉल्केनोज हैं, उनकी लोकेशन पूछी है इन्होंने। तो ये जो माउंट इब्बू है, रिसेंटली न्यूज में था, जो मैंने टेस्ट सीरीज आपको डाली थी उसमें भी माउंट इब्बू का मैंने क्वेश्चन पूछा था एक बार। माउंट इब्बू इंडोनेशिया में है। तो अगर आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो तो आपको ये पता है कि 4 तो हो गई, तो ये और ये तो एलिमिनेट हो गई। अब आप यहाँ पे थोड़ा गेस वर्क कर सकते हो कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर है 2 और 4। ठीक है, ये भी ठीक है। किलाउया वॉल्केनो यूएसए में है और इब्बू जो है वो इंडोनेशिया में। ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क ले सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रबर प्रोडक्शन। रबर प्रोडक्शन मेरे को बताओ, रबर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होती है? अगर सबसे ज्यादा पता है तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। बताओ, सबसे ज्यादा रबर प्रोडक्शन कहां होती है? सबसे ज्यादा होती है इंडोनेशिया में। कहां होती है? हाँ, सबसे ज्यादा रबर प्रोडक्शन। अब इंडोनेशिया में अगर सबसे ज्यादा रबर प्रोडक्शन होती है तो इसका मतलब लास्ट में ये या ये आएगा, तो ये तो नहीं हो सकते। तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। ठीक है, फिर देखो सबसे कम कहां लग रहा है आपको? ये जो कंट्रीज है ना, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, इन सब में रबर अच्छा होता है। कैमरून में यहां पे सबसे कम रबर प्रोडक्शन, तो फर्स्ट होगा कैमरून। तो ए आंसर होगा इसका। 4, 1, 3, 2 ऐसे कर सकते थे इसको। पर इसमें ये है कि ये सर्टेन इंफॉर्मेशन तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल गैस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, इक्विलिब्रियम थ्योरी, सब्सिडेंस थ्योरी। देखो ऐसे क्वेश्चन जो आपको डालते हैं ना, ये इसीलिए डालते हैं ताकि आप ना करो इनको। अगर आपको 70 से 80 नंबर लेने हैं इधर, या फिर आपको यहाँ पे पिछले 3 साल जो कट ऑफ का जो पैटर्न चल रहा है, 60 से ऊपर कभी कट ऑफ गया ही नहीं है पिछले 3-4 सालों में। ठीक है, तो अगर आपको ये कट ऑफ क्रॉस करना है तो आपको हार्डली 30 से 35 क्वेश्चन ठीक करने हैं। नेट 30 से 35 आपके ठीक होने चाहिए। 100 क्वेश्चन तो आपको ठीक करने ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन डाले ही इसीलिए गए हैं ताकि आप इनको देख के घबरा जाओ। इनको देख के घबराना नहीं है आपने, इनको छोड़ देना है। ठीक है, इसका आंसर है डी। ठीक है, चलो ये सिंपल क्वेश्चन है। कारेवा फॉर्मेशंस कश्मीर वैली में मिलती हैं। नहीं किया या इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं किया? ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन भी सिंपल है ज्योग्राफी का। देखो आपको इस पेपर में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट बहुत क्वेश्चन ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट ही अच्छे से पढ़ के गया है कोई तो वो भी ये कट ऑफ क्लियर कर सकता है। टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूड्स क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? टेक्टोनिक प्लेट में क्रस्ट आती है और जो अपर मोस्ट मेंटल है, मेंटल का सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो सॉलिड है वो आता है। क्या सही सही है ये? सही है, सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, और टेक्टोनिक प्लेट्स रिजिड होती हैं, सॉलिड होती हैं और उनकी थिकनेस 100 किलोमीटर तक हो सकती है। हो सकती है, स्टैटिक लिखवाया हुआ है आपको मैंने ये। टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूड द क्रस्ट एंड एंटायर मेंटल। ये देखो, पहले बोल रहा है कि सिर्फ अपर मोस्ट पार्ट, इधर बोल रहा है एंटायर मेंटल। एस्थेनोस्फेयर थोड़ी ना होती है इसमें टेक्टोनिक प्लेट में, वो तो उसके नीचे होती है और वो मेंटल का पार्ट होता है। तो तीसरी स्टेटमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स आर कन्फाइंड टू कॉन्टिनेंटल लैंड मास ओनली। ओनली वाली ऐसे ही आपको बोला है कि ध्यान से देखा करो, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही गलत होती है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको आपको देखना चाहिए। टेक्टोनिक प्लेट सिर्फ कॉन्टिनेंटल मास में है क्या? ओशियन में नहीं है? ओशियन में भी है।
तो अगर आपको पहली दो के बारे में पता नहीं है, अगर आपको ये पता लग गया कि तीसरी और चौथी तो गलत ही दिख रही है हमें, तो तीसरी और चौथी गलत दिख रही है, तो इसका मतलब हमें ये भी नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, फिर इन दोनों में से होगा, तो आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखो, सिंपल, मतलब सिंपल तो है बट स्टैटिक क्वेश्चन है। अगर आपको या देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको बताता हूं। अगर आप सिंपल लॉजिक से भी इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। अगर आपको नहीं याद है कि ईस्टर्न, आपको मैंने पढ़ाए थे जब मैंने इंडिया फिजिकल पढ़ाया है, तो मैंने आपको प्रॉपर इंडिया का मैप बना के, ठीक है, अब ये इधर आ नहीं रहा है, तो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट यहाँ पे कहीं आएगी बाउंड्री, वहां पे कौन सा लॉन्गिट्यूड पास करता है हमें वो बताना है। अगर आपको कुछ ही याद नहीं आ रहा, आपको इतना तो याद होगा इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां से पास करता है, आईएसटी कहां से पास करता है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड से पास करता है। ये भी नहीं पता तो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको ये पता है कि इंडिया का जो आईएसटी है वो ग्रीनविच स्टैंडर्ड जो है उससे कितना आगे है, कितने घंटे आगे है, इतना कर सकते हो ना, है ना, 5.5 घंटे आगे है वो। अब 5.5 घंटे में कितने एक डिग्री, ये बताया मैंने आपको, 1 डिग्री जब आप लॉन्गिट्यूड करते हो पास, तो कितने मिनट हो जाते हैं, 4 मिनट हो जाते हैं। अब आप देख लो कि 5.5 घंटे में कितना डिग्री आएगा, कैलकुलेट कर सकते हो ना, वो आएगा 82.5 डिग्री, 82 डिग्री और 30-40 समथिंग आएगा। पूरा एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं, मतलब इंडिया के सेंटर सेंटर से भी थोड़ा इधर ही है, यहां पे 82 डिग्री पास कर रहा है, तो ईस्टर्न साइड 82 से ज्यादा होगा, पर कितना ज्यादा होगा ये आपको देखो। हमें ये पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट, हमें ये भी पता है कि ईस्टर्न साइड पे ना डे लाइट सेविंग का कंसेप्ट भी हमें देखने को मिलता है। वहां पे सूरज बहुत जल्दी, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था मैंने बताया था कि वहां पे सूरज बहुत जल्दी उग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से और वहां के बीच में डिफरेंस काफी है, 5, 10, 15 मिनट का डिफरेंस नहीं है वो। तो अगर आपका ये 82 और 84, 87 तो ये बिल्कुल पास पास है, इनमें कितना ही डिफरेंस आएगा, 15-20 मिनट, 10-15 मिनट का, इसमें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर इन दोनों में से हो सकता है यहां पे थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है ना, कम से कम आधा पौना घंटे का डिफरेंस तो होगा, तभी तो हम बोल रहे हैं कि ज्यादा है। तो फिर अगर आप वहां से करते तो आपको पता, ये इसका सही आंसर है 97, कम से कम 40 मिनट के आसपास, 40-45 मिनट के आसपास का डिफरेंस हमें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से और जो बाकी जो मेनलैंड इंडिया है उसके साथ होता है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक चीजों से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद देखो प्रियम्बल, कितनी बारी मैंने बोला कि प्रियम्बल को याद कर लो, प्रियम्बल सबको याद होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कभी कभी, बताओ पूरा प्रियम्बल, है ना, तो बताओ प्रियम्बल में सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा इन सब में से। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाई सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सेकुलर, बोलते हैं ना, सोवरेन के बाद ही सेकुलर आ गया, हालांकि 1976 में ऐड हुआ है, पर है तो है हमारे प्रियम्बल में, तो सेकुलर वर्ड सबसे पहले आ गया, है ना, इनमें से। तो यहाँ पे या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर, ये तो पहले ही आपने कर, अगर आपको पहली लाइन प्रियम्बल की याद है तो भी आप इतना इधर तक पहुंच गए। अब उसके बाद देखो कि लिबर्टी आएगा पहले कि जस्टिस आएगा, तो अगर आपको याद है आगे भी प्रियम्बल, तो जस्टिस वाला वर्ड पहले आता है, जस्टिस देने की बात करते हैं पहले हम, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, फिर लिबर्टी देते हैं ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, और लास्ट में बोलते हैं जहां पे हम फ्रेटर्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात करते हैं। तो आंसर क्या है इसका, ए। ठीक है, अच्छा एक फंडामेंटल ड्यूटी है, बोल रहे हैं कि 51 AG जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें कौन कौन से वर्ड्स मेंशन्ड है, तो अगर आपको ड्यूटी याद है तो ये आप कर सकते हो, उसमें रिवर्स, फॉरेस्ट और लेक्स मेंशन्ड है, कि हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स उसमें नहीं है, तो 1 to 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। सिंपल आपको बोला है कि 15, 16, 19, 29, 30, ये जो राइट्स हैं ओनली किसको मिलते हैं, सिटीजन्स को, बाकी वाले सबको मिलते हैं। ठीक है, अब बताओ
इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 सबको मिलेगा, सेकंड 19 नहीं मिलेगा, तो सेकंड जहां है काट दो काट दो काट दो। तो ये देखो ये दिमाग आपका पेपर में तभी चल सकता है जब आप अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है आपको, अपने आप आराम से बैठ के पेपर कर रहे हो। हड़बड़ाहट में करोगे तो ये भी गलत कर दोगे आप। ठीक है, चलो आगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा हुआ है। ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक स्टेटमेंट है, दोनों हाउस में कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। चलो जी ठीक है। दिस पावर इज कंसीडर्ड पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर रेदर देन इट्स लेजिस्लेटिव पावर। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलो अभी के लिए स्टेटमेंट को हम ऐसे भगवान के भरोसे छोड़ते हैं, अभी देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। क्या ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है आपको? ये तो गलत है। चलो तो ये तो गलत हो गई आपकी। ठीक है, अब आपको बस ये देखना है कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। पहले मुझे एक चीज बताओ, अभी मैं आपको आप खुद ही आंसर कर दोगे कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। आपने आर्टिकल 13 पढ़ा है? आर्टिकल 13 क्या बोलता है? वो 12 है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, और अगर वो इनकंसिस्टेंट हो विद द फंडामेंटल राइट्स, शैल बी नल एंड। बेसिकली उसमें हम लेजिस्लेटिव पावर की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की। और उसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई भी लेजिस्लेशन, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का हो चाहे वो पार्लियामेंट का हो, उसको हम नल एंड वॉइड उसको नहीं मानेंगे अगर वो फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। बट उसी में क्या बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। तो इस देखो ना 13 से ये पता चल रहा है कि फिर तो हम फंडामेंटल राइट को छेड़ ही नहीं सकते हैं कुछ भी। पर फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी होती है कि नहीं होती है? कभी कोई फंडामेंटल राइट ऐड हो जाता है, कभी कोई निकल जाता है। निकला ये राइट टू प्रॉपर्टी निकल गया, कैसे छेड़खानी हुई? लेजिस्लेशन से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। मतलब लेजिस्लेशन पावर से तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ नहीं सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट से आप छेड़ सकते हो। तो मतलब कि जो पावर है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, वो उसकी लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव पावर होती वो तो नहीं कर पाता वो उसको चेंज। लेजिस्लेटिव पावर लिमिटेड है पार्लियामेंट की। हाँ ठीक स्टेटमेंट है, ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ में आया? यही तो बोल रहा है ये कि भाई द पावर इज कंसीडर्ड पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर रेदर देन इट्स लेजिस्लेटिव पावर। आर्टिकल 13 से वही तो समझाया मैंने आपको। ठीक है, समझ के भी नहीं आपको समझ आ रहा है? आर्टिकल 329 pertains to restrictions on the court interventions in electoral matters। भाई इलेक्टोरल मैटर जो होगा उसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, आर्टिकल 329 बोलता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आर्टिकल 329A वाज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी ठीक स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैविंग बाई। हमारे देश में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। बताओ भाई कौन कौन सी है इनमें से? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर सी है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में नहीं है। ठीक है, यहां से आप ये देख सकते हो, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, और यहां पे भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे ऐसे, अगर आपको याद है कि कहां कहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, स्लाइटली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा। कैसे इजी अभी बताता हूं आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। कि स्टेटमेंट्स देखो और बताओ कि भाई लेजिस्लेटिव पावर्स जो है पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की, उसमें क्या है ये। पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द एंटायर स्टेट और एनी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, पार्लियामेंट हैज द पावर टू इनेक्ट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। यस, पार्लियामेंट के पास तो एब्सोल्यूट पावर है,
लेजिस्लेशन बनाने की। तो पहली तीनों स्टेटमेंट्स क्या हो गई? राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू बी ए नेशनल इंटरेस्ट बाय द, अच्छा यहां तक तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि राज्यसभा अगर चाहे तो एक रेजोल्यूशन लाके स्टेट लिस्ट में भी पार्लियामेंट को बोल सकती है कि कानून बनाओ, बोल सकती है ना। बट उसके लिए क्या 2/3 मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। पहली बात, ये जो मेजोरिटी की बात यहां पे की है इन्होंने, 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, ये मेजोरिटी हम सिर्फ एक ही केस में यूज करते हैं। ये मेजोरिटी सिर्फ हम एक ही केस में यूज करते हैं, ऐसी मेजोरिटी कब? जब प्रेसिडेंट को इंपीच करना हो, आर्टिकल 61, तब हम ऐसी मेजोरिटी का मेंशन करते हैं, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ऐसी मेजोरिटी और कहीं यूज होती ही नहीं है, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है? आगे चलो, मनी बिल्स के ऊपर क्वेश्चन है। द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल्स कैन नॉट अकर इन राज्यसभा। मनी बिल को सिर्फ कहां इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ठीक स्टेटमेंट है। द राज्यसभा डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड और रिजेक्ट इट। ठीक स्टेटमेंट है। द प्रोसीजर फॉर मनी बिल्स इंक्लूड द प्रोविजन फॉर ए जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग होती है मनी बिल में? नहीं होती। मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा के पावर ही नहीं है, जॉइंट सिटिंग करके क्या करेंगे? ठीक है, तो कितनी स्टेटमेंट्स ठीक है? ठीक है, आगे देखो। अच्छा, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में आपने स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा होगा, है ना? जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन आवर में, वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली, स्टार्ड या फिर अनस्टार्ड। स्टार्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन पूछा ओरली और ओरली ही उसका आंसर भी मिलता है। अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं जो रिटन फॉर्म में पूछे जाते हैं और जिनका आंसर भी रिटन फॉर्म में मिलता है। स्टार्ड क्वेश्चन में आप ये क्या नाम है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्योंकि आप पूछ रहे हो, बंदा जवाब दे रहा है, फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। पर अनस्टार्ड में सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते, क्योंकि लिख के आपने क्वेश्चन पूछा है, अब आंसर वो जब देगा उसके बाद ही आप पूछ सकोगे, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स टू स्टार्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड ओरली। ठीक स्टेटमेंट है। रिस्पॉन्स टू स्टार्ट क्वेश्चन इज गिवन इन रिटन फॉर्म। रिस्पॉन्स टू अनस्टार्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड ओरली। द रिस्पॉन्स टू अनस्टार्ट क्वेश्चन इज गिवन इन रिटन फॉर्म। ये तो ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फॉर स्टार्ट क्वेश्चंस। तो 1, ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। ये क्वेश्चन वैसे तो मुश्किल है भाई, कि आपको सारी लिस्ट याद रखनी पड़ेगी, पर यहां पे एक ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। ट्रिक ये है कि अगर आपको ये पता हो कि टैक्स जो होता है एग्रीकल्चरल इनकम पे, वो स्टेट लिस्ट में होता है, वो यूनियन लिस्ट में नहीं होता। यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, यही मेंशन्ड है सीधा सीधा 7th शेड्यूल में, थर्ड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, फोर्थ भी है। ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्री, तीनों यूनियन लिस्ट में। ठीक है, अगला देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन आया है। इट हैज ए स्पेशल प्रोविजन। 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स की बात करते हैं हम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। पर इन्होंने मिजोरम की जगह क्या दिया है? गलत। इनमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं? हाँ होती हैं, आंसर बी। ठीक है, आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटीज जॉइंटली इलेक्टेड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री कमेटीज अलग अलग हाउसेज में अलग अलग होती हैं, राज्यसभा में अलग और लोकसभा, पर कोई कोई पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो एक ही होती है, दोनों हाउसेज को, दोनों हाउस से में बंदे आते हैं। वो कौन सी है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर, जज सुप्रीम कोर्ट का और अटॉर्नी। इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बताओ, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में? देखो, सबसे बड़ा इनमें से या तो सेकंड है या तो 1 है, ये तो आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा है।
तो अब सेकंड वन में से बताओ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ा होगा कि स्पीकर बड़ा होगा? है स्पीकर बड़ा होगा, है ना? तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा स्पीकर। अच्छा, स्पीकर के बाद मुझे बताओ आप, स्पीकर के बाद यहाँ तो 3 होगा, यहाँ 1 होगा। बताओ जज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा होगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा इसके बाद? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और लास्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आंसर होगा इसका ए। ठीक है, बताओ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स तो हमने पढ़े होते हैं, पर ये पूछा है कि बताओ इन सब में से कौन कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे? बी आर अम्बेडकर थे तो प्रेसिडेंट थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, जे बी कृपलानी नहीं थे। 1 2 3। अब इन क्वेश्चंस में तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, पर ये स्टैटिक, इनको मैं इसलिए थोड़ा, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट नहीं लगा सकते आप। इसमें तो अगर याद है करोगे, नहीं याद है तो कैसे करोगे? ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसके बारे में? ही शी इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, टेन्योर बताओ इसका, 5 साल या 65? 5 नहीं, 6 साल होता है इधर। सेकंड स्टेटमेंट गलत, तो सेकंड गलत, ये और ये गलत हो गया, और बाकी ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, अप होल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1 एंड 3 सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 60। ये कमेटीज आपने पढ़ी होंगी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एल एम सिंघवी और संथा नाम। इनमें से कौन सी कमेटी जो है वो पंचायती राज के साथ रिलेटेड है? पहली तीनों कमेटीज जो हैं वो पंचायती राज के साथ रिलेटेड है। ये संथा नाम कमेटी पंचायती राज के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये बोल रहा है कि कौन सा एक्सपेंडिचर चार्ज्ड होता है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज जिसके ऊपर वोटिंग नहीं की जाती। हाँ, सैलरीज एंड, पर देखो यहां पे क्या है, यहां पे इन्होंने पेंशन्स भी डाल दिया है, तो यहां पे थर्ड और फोर्थ जो है वो गलत हो जाएगा, ये ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, किसने कहा था बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट हैव नाउ कम इनटू बीइंग दैट द स्टेट्स हैव बिकम where it is federal or unitary welfare states for being police states and the ultimate responsibility as for the economic well-being of the country has become the paramount responsibility of the center। किसने कहा था ये? टीटी कृष्णमाचारी ने। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, तभी कर सकते हो अगर पता है, मुश्किल क्वेश्चन है। सेंसर मोशन के बारे में, ये इजी क्वेश्चन है। सेंसर मोशन, 2 मोशन हमने पढ़े हैं, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये देखो, सेंसर मोशन इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर ओनली। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल मिनिस्टर के ही खिलाफ आ सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी आ सकता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। इफ इट इज पास इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, नहीं नहीं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में होता है, सेंसर में नहीं होता। सेंसर में बस उसी मिनिस्ट्री को असर होता है जिसके लिए खिलाफ लाया गया है। तो दूसरी भी गलत। इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट्स एडॉप्शन, ये ठीक है, रीजंस बताने पड़ते हैं कि क्यों ला रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो किसके पास ज्यादा हैं और किसके पास कम हैं? 64। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व आपको क्या लगता है किसके पास होंगे? चाइना के पास, तो ये तो दो हो नहीं सकती। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? हाँ, जापान। तो अगर चाइना के बाद आप जापान लगा लेते हो तो आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, फॉरेस्ट रिजर्व हम पढ़ते ही रहते हैं। अगला देखो, भारतमाला परियोजना हमने पढ़ी थी, भारतमाला प्रोजेक्ट जो है सरकार का, कि हमने अपने इंटीरियर को
पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी देनी है, रोड कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, रोड कनेक्टिविटी। इसमें से कौन सा एक्सप्रेसवे इस भारतमाला परियोजना में नहीं आता है? ये मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं, ये आता है, ये अंबाला लखनऊ एक्सप्रेस जो है ये इसमें नहीं आता। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 3 5 बी पार्ट इसका आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरवेंशंस अंडर द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्या क्या चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं? इसको ना आप थोड़ा कर सकते थे जनरल अवेयरनेस से। कैसे? वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये कर ही रहे होंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बढ़ाना है एडोलसेंट गर्ल्स में, ये भी कर रहे हैं। पेयर एजुकेशन भी, एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, तो ये तो किसी एक स्कीम में आपको लग रहा है कि प्रोग्राम्स होंगे। ये जननी सुरक्षा सुरक्षा योजना जो है ये अलग से स्कीम है एक, ये इसके अंडर नहीं है। ये तो 4 कंपोनेंट्स बता दिए इस प्रोग्राम के, और ये जननी सुरक्षा योजना अलग से लेडीज के लिए योजना है ये, तो ये इसका पार्ट नहीं है। तो 5 अगर आप यहां से हटा दोगे, वन टू थ्री फोर, ऐसे नहीं, क्वेश्चंस को पढ़ा करो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी का क्वेश्चन है अगला, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें 3 टाइप के लोन्स दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा शिशु, सबसे छोटा शिशु ही होता है। उससे बड़ा होता है जब लड़का, उसको किशोर बोलते हैं, जब उससे बड़ा होता है उसको तरुण बोलते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, शिशु, किशोर और तरुण, बी आंसर है इसका। कितने क्वेश्चन है जो ऐसे बेसिक ऐसे ही हो जाते हैं, आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो, बजट जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने पूरा सर्कल मार के आपको बताया था कि भाई कहाँ से ज्यादा आता है कहाँ से कम। सबसे ज्यादा हमारा आता है बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी से है, तो ये सीधे इधर से क्वेश्चन हो जाता है। दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पे जीएसटी, चौथे नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स। ये पिछले साल वाला पूछा है इन्होंने, 24-25 वाला नहीं। एक नंबर फर्स्ट नंबर पे नहीं है इनकम टैक्स। हाँ, नहीं 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 नहीं, उधार ज्यादा है। एफआरबीएम देखो, पढ़ा हुआ है हमने, एफआरबीएम में भाई हमारी क्या लिमिट है? 40% हम जो है सेंटर की लिमिट है और 60% टोटल है। ऑप्शन डी, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, फाइनेंस कमीशन के बारे में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे 15th और 16th फाइनेंस कमीशन दोनों के बारे में चीजें बताई हैं। पहले बताओ कि आर्टिकल 380 है फाइनेंस कमीशन का, 280 है, तो पहली स्टेटमेंट गलत। अब फर्स्ट गलत हो गई तो ये और ये तो गए। ठीक है, अब 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो 2020-21 से 25-26 तक था। ठीक है, अरविंद पनगड़िया 16वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। ठीक है, पढ़ाया था आपको। अब ये 2 स्टेटमेंट्स में आपको एक ही ठीक है इनमें से। अब मुझे बताओ, 16th फाइनेंस कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी 31 मार्च 2025 तक, पहली ये बोल रही है। 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट की जाएगी 2026 में। ये तो आपको हमने पढ़ाया है, ये तो ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने कहीं पढ़ी नहीं कि 16th फाइनेंस कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट देनी देनी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट ठीक है। 2 3 और 5, डी आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हमने पढ़ी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एक और योजना है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जहां पे हम पानी को सेव करने की बात करते हैं। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी भी ठीक, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर है। फोर्थ स्टेटमेंट भी इसकी ठीक है, जितना मैंने रिसर्च किया है, मैंने तो ये क्वेश्चन किया नहीं, पर ये फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है। पर ऑप्शन में उन्होंने ओनली 3 दी है, तो मुझे नहीं पता कि अब इसकी चारों स्टेटमेंट्स मेरे हिसाब से तो ठीक है। हाँ, फिर ऑप्शन उन्होंने गलत दिया है, मेरे हिसाब से तो चारों ठीक है। तो इसकी उन्होंने दिया पर आंसर की में गलत दिया है, तो रिप्रेजेंटेशन डालनी है ना। बच्चे डाल देते हैं, आप भी डाल सकते हो, कोई भी डाल सकता है। हाँ हाँ, ठीक है, पर जिन्होंने डी लगाया होगा उसी को मिलेगा। ये क्वेश्चन गलत थोड़ी है, जिसने डी लगाया होगा उसी को मिलेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, आरटीजीएस और नेफ्ट दो ट्रांजैक्शंस के दो माध्यम हैं जहां पे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं पैसे की, आरटीजीएस और नेफ्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? ये बोल रहा है कि नेफ्ट जो है वो ट्रांजैक्शन बैचेस में होती है, इसलिए वो स्लो होती है। सही बोल रहा है ये, नेफ्ट ट्रांजैक्शन बैचेस में होती है इसलिए वो क्या है? स्लो है। ठीक है। और आरटीजीएस जो है वो रियल टाइम में होती है, इसका नाम ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसीलिए ये फास्ट है। पहली दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। ठीक है। तीसरी देखो, ये बोल रहा है कि मिनिमम लिमिट नहीं है आरटीजीएस पे, ये गलत है। आरटीजीएस पे मिनिमम लिमिट है 2 लाख की, 2 लाख से कम आप आरटीजीएस कर ही नहीं सकते। आरटीजीएस अगर आपको करना है ट्रांसफर तो 2 लाख से ज्यादा ही अमाउंट होगा तो ही आरटीजीएस होगा। फोर्थ भी गलत है, ये मिनिमम लिमिट बोल रहा है, नेफ्ट की ऐसी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, नेफ्ट तो आप कम भी कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। अब देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है उसके अंतर्गत हमने जो इनकम ग्रुप्स बनाए हैं अलग अलग कि किसको कैसे ये स्कीम देंगे, वो इनकम ग्रुप्स हमने 3 हिस्सों में बनाए। एक तो लो इनकम ग्रुप है, उसमें एक ईडब्ल्यूएस है और एक मिडिल इनकम ग्रुप है। पर इन्होंने जो इनकम दी है ना ये सारी गलत दी है। ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है 3 लाख, लो इनकम के लिए 6 लाख और मिडिल इनकम के लिए 9 लाख। तीनों गलत हैं, तो इनने इनकरेक्ट ही पूछी है इसमें, ये करके दे रहे हैं, यूपीएससी वाले नहीं करके देते। ठीक है। तो ये मुश्किल क्वेश्चन है, आपको सारी लिमिट्स पता होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो इसको, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, सरकार का एक इनिशिएटिव है पूर्वोदय, पूर्वोदय प्लान 2024 में आया था। इसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं पूर्वोदय में? ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये स्टेट्स हैं इसमें। तो 1 2 4 7। ठीक है। ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप करने के लिए पूर्वोदय जो इनिशिएटिव है सरकार 2024 में लाई थी। ठीक है। थोड़े क्वेश्चन बचे हैं अब। 75 सिंपल क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बताओ, आरबीआई गवर्नर जो है वो दो बार वोट करता है, एक तो पहली बार, दूसरी बार जब टाई हो जाए। बताया मैंने आपको ये। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज टू मीट 3 टाइम्स ए ईयर, क्वार्टरली मिलती है भाई। क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, 3 3 साल के 4 क्वार्टर होते हैं, तो कितनी बारी मिलती है? 4 टाइम्स अ ईयर। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई, 1 ओनली आंसर है। ठीक है। उसके बाद देखो, कोटाज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द आईएमएफ फाइनेंस। कोटा जो होता है आईएमएफ में वो किसकी बेसिस पे दिया जाता है? देखो, आपको बस यहां पे देखना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेसिस पे नहीं, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेसिस पे दिया जाता तो इंडिया का सबसे बड़ा होता। इंडिया का तो सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है चाइना का। ठीक है, पर इंडिया का थोड़ी है सबसे ज्यादा कोटा, तो इसका मतलब इसके बेसिस पे तो नहीं दिया जाता है। तो इसको अगर आप एलिमिनेट कर देते हो 3 को, 3 3 3, ये यहां बनते हैं क्लास में बैठ के, वहां इतना दिमाग चलाना इतना इजी नहीं। एक्सपीरियंस अगर है आपके पास, अगर आपने, देखो मैं इसलिए बोलता हूँ कि टेस्ट दो, अगर आपने जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दिए हैं ना उतना आपका ना दिमाग चलता है। देखो दिमाग पेपर में ना नॉलेज का आम कम आता है, जो चीजें याद है ना वो तो सबको उतनी उतनी याद है। अब जो बेसिक मेरे को जितनी चीजें याद है उसका 80% तो आपको भी याद होंगी मेमोरी में, पर आप घबरा जाते हो क्वेश्चन देख के, आप कॉमन सेंस का यूज नहीं करते, लिंक नहीं करते। इंटरलिंक जब आप चीजों को करना स्टार्ट कर दोगे ना, वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो उससे क्या होगा? वो आप इंटरलिंकिंग की आप में कैपेबिलिटी आ जाएगी, तो आप ज्यादा क्वेश्चंस को इंटरलिंक कर पाओगे। फिर अभी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखोगे आप, कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इजी तो नहीं है पर मतलब डूएबल क्वेश्चन हैं। ठीक है। देखो, इन्वेजिव स्पीशीज, पता है आपको इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है? जनरली जो ऐसी स्पीश जो नेटिव स्पीश को आउट कम्पीट कर दे उसको इन्वेजिव स्पीश बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ठीक। इन्वेजिव स्पीशीज आर ऑलवेज हार्मफुल टू द इकोसिस्टम्स, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज हार्मफुल तो नहीं होती हैं, कभी कभी हार्मफुल होती हैं, कभी कभी हार्मफुल। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई
वो दूसरी स्पीशीज को वहां पे नहीं बढ़ने दे रही है, पर हार्मफुल है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। वन इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, सी आंसर है इसका। अगला देखो, डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। देखो, अगर आपको डेंड्रो वर्ड भी आपने कभी सुना है ना, आपको ज्योग्राफी क्यों नहीं सुना, मैंने डेंड्रेटिक पैटर्न पढ़ाया है आपको, ड्रेनेज में पढ़ाया था डेंड्रेटिक पैटर्न। और मैंने आपको बोला था डेंड्रेटिक पैटर्न मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बताया था। तो आप ये तो सोच सकते हो कि भाई डेंड्रेटिक का कुछ ट्री के साथ लेना देना है ना। तो मतलब अब ये क्या बोल रहा है, डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी क्या है। देखो, क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है, जहां पे हम वेरियस एजेस के बारे में, कि क्लाइमेट जो है वेरियस एजेस से कैसे इवॉल्व हुआ है उसकी स्टडी करते हैं। और डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, एजिंग किसके बेसिस पे देखते हैं, ट्री रिंग्स। देखो ट्री होता है ना जो, उसको अगर ट्रंक को काटोगे ना, उसमें आपको ऐसे रिंग्स दिखाई देंगी। और ये रिंग्स जो हैं, ये हम इधर से देख सकते हैं कि ये ट्री कितना पुराना है, ये लकड़ी कितनी पुरानी है, उन रिंग्स के नोट करके। तो ये इसी को हम बोलते हैं डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी, ट्री रिंग डाटा। ऐसे लिंक कर सकते हो आप, समझ में आया। अब ये देखो, सारी पढ़ाए हैं मैंने आपको। प्रोजेक्ट हंगुल 1970, एलिफेंट 1992, टाइगर 1973, स्नो लेपर्ड भी लेट है, पर स्नो लेपर्ड ठीक है, हाँ 2009 लेट है काफी है। बस हो गया क्वेश्चन। 1 4 2 3, ठीक है। अच्छा ये देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002, और ये 1974। ये है इसका आंसर, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये अमरेला प्रोग्राम है। अमरेला प्रोग्राम समझते हो क्या होता है, जिसके अंडर हम बाकी सारे प्रोग्राम्स को सबस्यूम कर लेते हैं, उसको अमरेला प्रोग्राम बोलते हैं। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्कीम्स जो हैं, कौन से प्रोग्राम इसके अंडर आते हैं। दो प्रोग्राम्स इसके अंडर नहीं आते क्योंकि वो काफी बाद में आए हैं। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये रिसेंटली आया, और नेशनल बायोफ्यूल मिशन, ये नहीं आते इसके अंडर। ये वाले नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, सारे इसमें आते हैं 1 to 4, ठीक है। यूनेस्को नेचुरल, अच्छा यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा तीन तरीकों से देता है। एक तो जो हेरिटेज हो, जो बनाया हुआ मैनमेड चीजें हो, दूसरा जो नेचुरल चीजें हो, तीसरा मिक्स्ड, जहां पे नेचुरल मैनमेड दोनों हो। तो नेचुरल, नेचुरल जो है वो कौन कौन सी हैं, जो मैनमेड हैं वो कौन कौन सी हैं, इनको याद रखना पड़ता है। मैनमेड तो काफी ज्यादा है, उनको याद रखना मुश्किल है, पर नेचुरल कम ही है, 8 9 ही है शायद, तो उनको याद रख सकते थे आप। इसमें काजीरंगा है, मानस भी है, और वेस्टर्न घाट्स भी है 1 to 4। रन ऑफ कच्छ नहीं है, ठीक है। ये भी सिंपल, अगर आपको पता है तो ही कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते बाकी। ये क्वेश्चन देखो अब, की स्टोन स्पीशीज वाला। द एक्सटिंक्शन ऑफ द की स्टोन स्पीशीज कैन लीड टू इकोसिस्टम कोलैप्स, ठीक है। की स्टोन स्पीशीज, मैंने आपको, की स्टोन होता ही वही बिल्डिंग में वो स्टोन है जो अगर उसको हिला दोगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो अगर वो स्पीशीज नहीं रही तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज सोलली अ फ्यूचर कंसर्न एज हैज नो करंट इफेक्ट्स, ठीक है। ये गलत है ना, ये बोल रहा है कि भाई अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं, ये बात की बात है। गलत हो गया, 2 गलत हो गया, तो ये तो हटाओ। प्रोटेक्टेड एरियाज एसेंशियल फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, ठीक हो गया। 1 and 3, तो 1 and 3 तो एक ही ऑप्शन है। ओजोन डिप्लीशन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, गलत स्टेटमेंट है, डायरेक्टली तो नहीं करती ओजोन, ठीक, सिंपल है ना। ये देखो, क्लाइमेट चेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, दोनों से होता है, दोनों से होता है। द Amazon रेन फॉरेस्ट इज ऑफन रेफर टू एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, Amazon रेन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। करंट एक्सटिंक्शन रेट्स आर कंपेरेबल टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रेट्स, कि अभी जिस रेट पे एक्सटिंक्शन हो रही है, बैक पुराने टाइम में भी उसी रेट पे हो रही थी। पुराने टाइम में इतनी नहीं हो रही थी, अभी तो बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने आपको एक दिन डाटा बताया था
कि भाई पिछले 50 सालों में 70% जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अभी तो बहुत ज्यादा हो रही है, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत। तो 1, 2 और 4। अर्बनाइजेशन कैन नेगेटिवली इंपैक्ट लोकल बायोडाइवर्सिटी। सिंपल क्वेश्चन है ना। अब तू बोल रहा था कि इन्वायरमेंट बड़ा मुश्किल है। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल। मैंने आपको स्टेनोथर्मल यूरीथर्मल कराया था ना। ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो रह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलते हैं यूरीथर्मल। और नैरो रेंज में जो रहते हैं उनको बोलते हैं स्टेनोथर्मल। तो फर्स्ट तो गलत हो गई। जनरली ह्यूमंस आर कंसीडर्ड स्टेनोथर्मल। ह्यूमन स्टेनोथर्मल नहीं, यूरीथर्मल होते हैं। दूसरी भी गलत हो गई। नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, अगला देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन तो पढ़ी है, एजिंग ऑफ लेक्स को यूट्रॉफिकेशन बोलते हैं। क्या वो सिर्फ नेचुरल प्रोसेस से या सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक से होती है? दोनों से होती है। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी? नाइट्रेट और फॉस्फेट ही ज्यादा कंटेमिनेंट्स होते हैं। सही स्टेटमेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड कंसीडर ग्रीन हाउस गैस। तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये। ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव को एब्जॉर्ब करती हैं जो अर्थ से जा रही होती हैं। ये उधर आपने गलत कर देना था। ठीक है, तो ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये एब्जॉर्ब किसको करती हैं? लॉन्ग वेव को। और ट्रांसपेरेंट किसके लिए होती हैं? शॉर्ट वेव के लिए। तभी तो जो आती है बाहर से रेडिएशन उसको पास करने देती हैं, क्योंकि वो क्या है? सारी ग्रीन हाउस गैसेज मैक्सिमम। हाँ, ग्रीन हाउस तभी तो बोलते हैं उनको। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आगे। प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कहाँ बनाते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे जो कंज्यूमर। कंज्यूमर तो प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स हैं ही नहीं, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी? तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द वेरिएबल बायोम्स फॉर कंजम्पशन टू। ये इसका मतलब, इन्होंने ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इधर इंग्लिश की गड़बड़ होगी है। इसका मतलब मेरे हिसाब से कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो वेरी करती है अलग अलग हीट्रोट्रॉप्स के हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी ठीक है, पर इसका इन्होंने सही से स्टेटमेंट दी नहीं है, पर आंसर इसका यही है, 2 ओनली। ठीक है, नहीं नहीं अभी हैं 88। ऐसे ये देखो आ गया। बक्की बाल्स आर नोन एज फ्लोरियंस। देखो ये क्वेश्चन भी अगर आपको आता है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हो। इसका आंसर है 89 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ सोलर स्टॉर्म्स। सोलर स्टॉर्म्स हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सन से जो स्टॉर्म्स आते हैं उनको सोलर स्टॉर्म्स बोलते हैं हम, जिसकी वजह से अरोरास बनते हैं अर्थ के ऊपर। लेकिन वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल पे बनते हैं, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। अगर कल को मैग्नेटिक फील्ड पूरी अर्थ के ऊपर वीक हो जाए तो क्या होगा? ये सोलर स्टॉर्म्स पूरी अर्थ के ऊपर भी दिखाई देंगे। तो इनसे हो क्या सकता है? अगर ये ज्यादा सोलर स्टॉर्म्स आए तो जीपीएस डिस्टर्ब हो सकता है, पावर ग्रिड डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इससे खराब हो जाएगा। सुनामी कैसे आएगी? सुनामी कैसे आती है? जब ओशियन में अर्थक्वेक आता है तब सुनामी आती है। नहीं, ये भी है, तो आ सकते हैं ना। पॉसिबल रीजंस पूछे हैं उन्होंने, विच आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ, कल को हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो 1 to 4। अच्छा ये देखो, वेब 3.0 जो अभी फ्यूचर टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, उसी को वेब 3.0 भी बोलते हैं। उसमें बताओ क्या क्या फीचर्स हैं उसके? ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन है उसमें। उसमें सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है क्या? तब प्रॉब्लम ही तो यही है कि भाई ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी चेक नहीं कर सकती। ये डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे बिटकॉइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कौन चेक कर रहे हैं? सेंट्रल अथॉरिटी है कोई चेक करने वाली? नहीं है। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो 2 को आप गलत कर दो।
134। ठीक है। यूरिया गोल्ड, देखो इस क्वेश्चन को कैसे कॉमन सेंस से कर सकते थे। यूरिया गोल्ड, पहले मुझे बताओ ये फर्टिलाइजर होगा ना, है ना, फर्टिलाइजर होगा। यूरिया क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, इतना पता है। ठीक है, अब क्या किसी फर्टिलाइजर में हम सच में गोल्ड डाल देंगे क्या? ये बोल रहा है कि यूरिया गोल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड गोल्ड। गोल्ड चाहिए क्या प्लांट्स को? नहीं चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो, अब यूरिया है तो उसमें नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, तो ये दूसरा भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर एक ही बचा आपके पास। तो बेसिकली सल्फर के साथ यूरिया नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, यूरिया को क्या करते हैं, कोट करते हैं हम। ठीक है, जिससे सल्फर भी पूरा हो जाता है सॉइल को और नाइट्रोजन भी मिल जाता है। अब ये है, इसमें केमिकल फॉर्मूलाज हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, ये फॉर्मूलेज देख लेना जो जो ठीक है। आंसर की में इसका आंसर डी है। हाँ ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 का, ये मुश्किल क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पे है, हमें पता, हाँ ठीक है। ये इंडिया का 39 रैंक है, यहाँ तक भी ठीक है। इंडिया सिक्योर द टॉप पोजीशन अमंग लोअर इन, ये थोड़ी सी मुश्किल स्टेटमेंट पर ये भी ठीक है। सिंगापुर मूव्स अप टू द सेकंड, सिंगापुर की 4th पोजीशन है, ये गलत है। 1 2 3। हाँ ये क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल सेल एनीमिया बेसिकली क्या होता है, ये एनीमिया प्रॉब्लम है, एक ब्लड की एक प्रॉब्लम है जो जेनेटिक इफेक्ट की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो साइज है वो सिक्कल के जैसा हो जाता है। ठीक है, सिक्कल की शेप उसकी हो जाती है, इसलिए सिक्कल सेल एनीमिया इसको बोलते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट देखनी है तो सीधे 4th स्टेटमेंट पढ़ो, सिकल सेल डिजीज कॉजेज द बॉडी टू मेक नॉर्मल। अगर नॉर्मल होमोग्लोबिन बनता है इसके दौरान तो इसको हम डिजीज बोलते ही क्यों, ये है भी ब्लड की प्रॉब्लम। इसके टाइम पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनता, बहुत कम हीमोग्लोबिन बन पाता है बॉडी में। तो 4 ही है जो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी ये तो जेनेटिक म्यूटेशन से होता है, शेप को इफेक्ट करता है, और बोन मैरो से इसको ट्रीट कर सकते हैं, ये सब ठीक है, पर ये वाला आंसर है इसका, क्योंकि इनकरेक्ट जो है ये 4th है। ठीक है। ब्लेचले डिक्लेरेशन मुश्किल है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक सबमिट हुआ है, उसकी ये है, इसका आंसर जो है सी है 1 और 4। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट है 2024-25 का, उसमें हर घर को रूफटॉप सोलर देने की हम बात करें, कितना मेगावाट का सोलर होगा वो? 4 मेगावाट का। अगर आपको पढ़ा है आपने तो कर सकते हो। ठीक है, बताओ इनमें से कौन सी इन्फेक्शंस जो हैं वो क्लोज कांटेक्ट से स्प्रेड नहीं होती हैं? हाँ बताओ मेरे को। कोविड तो ये सार्स कोव इन्फेक्शन जो है, ये कोविड का ही एक फॉर्म है, ये तो हो जाती है। ठीक है, ये हो जाती है। वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, अगर किसी को खांसी जुकाम लगा वो भी हो जाता है। मंकी पॉक्स होता है, मंकी पॉक्स भी हो जाता है क्लोज कांटेक्ट से। चिकनगुनिया नहीं होता ऐसे क्लोज। चिकनगुनिया कब होगा? मॉस्किटो से। अगर जिसको हुआ है उसको मॉस्किटो काटे, वही मॉस्किटो मुझे आके काटे, तो फिर होता है। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, अगला देखो, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2024, ये तो कांस्टेबल वालों को भी पढ़ाया था। फाउंडेशनल वर्क इन मशीन लर्निंग यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, इसके लिए मिला हुआ है नोबेल प्राइज 2024 में। ये है बंदे, 2-3 बंदे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वांटम डॉट्स में कौन सा मटेरियल जो है वो यूज होता है? कैडमियम सेलेनाइड यूज होता है। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे को बताओ, अब हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्या इस 100 क्वेश्चन में से आपको 35 क्वेश्चन ऐसे नहीं मिले जो डुएबल हैं? ज्यादा ही मिले होंगे, चलो 30 ही रखो आप। 30 तो ऐसे मिले होंगे जिनको आप कर सकते थे, और 10-15 तो ऐसे भी रखो जिनमें आप कंफ्यूज थे दो ऑप्शंस के बीच में, तो भी आपके क्वेश्चन 55 के अराउंड हो जाते हैं। ठीक है, देखो कट ऑफ अगर प्रिडिक्ट करने की बात करें, अगर हम पिछले 2-3 साल का देखें, तो पिछले 2-3 साल में, पिछले साल जैसे 58 कट ऑफ था, ठीक है, उससे पहले भी 50s की रेंज में था, एक बार तो 30 भी था।
तो ये जो कट ऑफ रहे हैं उसके मुकाबले अब पिछले साल के अगर पेपर के साथ में इस पेपर को कंपेयर करूं तो पिछले साल के पेपर से ये पेपर स्लाइटली यहाँ पे डुएबल क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं, मुश्किल ये भी उतना ही है, स्लाइटली थोड़े से इसमें डुएबल क्वेश्चन ज्यादा हैं। मेरे हिसाब से कट ऑफ इसका 62 के आसपास जाना चाहिए ओपन मेरिट के लिए, ठीक है। एसटी के लिए 45 टू 50, एससी के लिए 50 टू 55, आरबीए के लिए 55 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 के आसपास भी जा सकता है। तो फिलहाल यही कट ऑफ प्रिडिक्शन है। जो भी लोगों का स्कोर ओपन कैटेगरी में 62 से ऊपर है वो सेफ है आई गेस, उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जो भी लोग इस कट ऑफ से नीचे भी आ रहे हैं और सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो ये टाइम है अभी तो प्री के अगर जिसने यूपीएससी का देना वो अलग बात है, बट जो अभी अगले साल के एस को फोकस कर रहे हैं या अगले वाले यूपीएससी को, तो वो अभी मेंस पे फोकस करो, क्योंकि यही सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप अपना ऑप्शनल अच्छे से तैयार कर सकते हो, जब आप मेंस की तैयारी आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज के पेपर की डिस्कशन थी। थैंक यू।